नमस्कार दोस्तों, सनराइज न्यूज़ चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं देश की सबसे बड़ी परीक्षा की, जिसे कंडक्ट कराया जाता है यूपीएससी के द्वारा, अर्थात संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा। और राज्य स्तर पर इस परीक्षा का आयोजन राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा होता है, जिसे हम राज्य में पीसीएस के नाम से जानते हैं। परंपरागत तौर पर हम आईएएस और पीसीएस के रूप में इस परीक्षा को जानते हैं। वैसे इस परीक्षा में आईएएस, आईपीएस, आईआरएस भी लोग बनते हैं। तो जैसे कि आप जानते होंगे कि इस बार 2021 की जो आईएएस की परीक्षा है वो 10 अक्टूबर 2021 को आयोजित कराई जा रही है और 792 पदों के लिए परीक्षा होगी। तो लगभग 800 के आसपास हर साल वैकेंसी होती हैं, थोड़ी ऊपर नीचे होती रहती हैं। तो एक ऐसी परीक्षा है जिसका सपना हर कैंडिडेट देखता है और जिसे लगता है कि वो एक दिन आईएएस बनेगा तो वह अपने क्षेत्र का नाम रोशन करेगा, अखबारों में नाम आता है। तो आप सोच सकते हैं कि एक बहुत बड़ी परीक्षा है जिसका सपना हर कोई देख सकता है। लेकिन उससे पहले 3 बुनियादी बातें मैं आपको बता दूं। हम इसके बाद सिलेबस डिस्कस करेंगे और सिलेबस में मैं आपको बताऊंगा कि क्या पढ़ना है, आपको शुरुआत कैसे करनी है। जो बिल्कुल नए एस्पिरेंट्स हैं, जो बिल्कुल नई तैयारी कर रहे हैं अभी, वो कैसे अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। उसके बाद वो उन्हें धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि आईएएस की प्रिपरेशन में किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। लेकिन आपको बेसिक 3 चीज़ें देखो ध्यान रखनी है कि सबसे पहले तो आईएएस की परीक्षा की तैयारी उन्हें ही करनी चाहिए जो थोड़ा सा ओपन माइंडेड हैं, जिनकी विचारधारा थोड़ी सी प्रगतिवादी है। अगर कोई विचारधारा महिलाओं के प्रति, जाति के प्रति, धर्म के प्रति अगर किसी की तंग विचारधारा है, जिसे अपने धर्म के अलावा किसी भी दूसरे धर्म को वह अच्छा नहीं मानता है, जो कोई अपनी जातीय श्रेष्ठता में जीता है, जिसे लगता है कि महिलाओं को अधिक आज़ादी नहीं होनी चाहिए या फिर महिलाएं क्या पहने, क्या खाएं, क्या पिएं, कहाँ रहें, ये सब चीज़ें अगर उसकी जो विचारधारा है वो थोड़ी तंग विचारधारा है, नैरो माइंडेड है, तो मुझे लगता है वो इसकी तैयारी ना करे तो बेहतर है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि कोई व्यक्ति जो इस परीक्षा की तैयारी करता है उसके लिए समझ ज़्यादा आवश्यक है उसकी नॉलेज की अपेक्षा। यानी कि ज्ञान से ज़्यादा जरूरी है उसकी समझ। यानी कि किसी चीज़ को लेकर, किसी बात को लेकर, किसी घटना को लेकर उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है उस घटना के विषय में, कि वो घटना को कैसे ऑब्जर्व करता है। और तीसरी सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है और वो है धैर्य। यानी कि अगर आपको इस परीक्षा की तैयारी करनी है तो आप अपने धैर्य को शुरू से लेकर अंत तक बनाए रखें, जब तक कि इस परीक्षा का आप अंतिम पड़ाव पार ना कर लें। क्योंकि धैर्य इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि 1, 2, 3 साल बाद लोग हमसे सवाल करने लगते हैं। लोग, पड़ोसी, रिश्तेदार, यहाँ तक कि आपके माता पिता भी आपसे पूछने लगते हैं कि बेटा काफ़ी टाइम हो गया आपको तैयारी करते हुए, तो अब कब हम उस रिजल्ट को देख पाएंगे जिस रिजल्ट की बात आपने कही है। तो बहुत बार आपको कई बार डिमोटिवेट होना पड़ता है। कई बार आपको लगता है कि ये सब छोड़ छाड़ के कोई नौकरी कर लेते हैं, कोई प्राइवेट जॉब कर लेते हैं, कोई कोर्स कर लेते हैं। तो ऐसा आपके जीवन में बहुत बार होगा। तो आपको चाहिए कि चाहे 3 साल लगे, चाहे 4 साल, चाहे 5 साल, हर हाल में अंत तक आपको डटे रहना है। तो आप निश्चित तौर पर ये परीक्षा आप पास कर सकते हैं। तो चलिए, ये तो थी 3 बातें जो आपको ध्यान रखनी है। मुझे लगता है ये सब के लिए हैं, जो बेसिक बातें हैं, जो बिल्कुल परीक्षा की तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं वो अपना आकलन कर सकते हैं। इस बात से वो इन 3 बातों से अपने आप का मूल्यांकन कर सकते हैं। वो ये समझ सकते हैं अपने बारे में कि क्या वो इस परीक्षा के लिए बने हैं या नहीं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि आखिर जो बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो इंटर पास करके ही सोचते हैं कि उन्हें आईएएस की प्रिपरेशन करनी है, या हो सकता है कोई ग्रेजुएशन कर चुका है उसके बाद उसने सोचा है कि उसे आईएएस की तैयारी करनी है। तो सबसे पहले चाहिए व्यक्ति को कि वो एनसीईआरटी पढ़े। कि एक लाइन में अगर हम बोलना चाहें तो हम कहते हैं कि भाई बेसिक अपना मजबूत करने के लिए आपको एनसीईआरटी बुक्स का अध्ययन करना चाहिए 6 to 12 तक का। और अगर हम एक बुक्स के बारे में बात करें तो मैंने एक लिस्ट तैयार की है। आप उस लिस्ट को चाहे तो लिख सकते हैं, आप उस लिस्ट को कॉपी में लिख लीजिए और उसके बाद फिर उस लिस्ट के आधार पर उन एनसीईआरटी की बुक्स को आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पहले पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, फिर आप उस बुक्स को थोड़ा समझेंगे, उसके बाद आप उसे हार्ड कॉपी उसकी खरीद लीजिए बाजार से, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीका है। आपको ध्यान रखना है कि
जब कोई बच्चा तैयारी शुरू करता है, हम उनकी बात कर रहे हैं जो अभी ग्रेजुएशन करके है ना तैयारी के बारे में सोच रहे हैं या जिन्होंने तैयारी शुरू की है, और अगर कोई इंटर करके आया तो उसके लिए भी ये बात लागू हो सकती है कि आप ये मान के चलिए कि 2 वर्ष का समय तो आपको देना ही पड़ेगा, 2 साल तो लगभग आपको कम से कम लगेंगे ही। अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो वो 15 महीने 18 महीने में भी कर सकता है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ऐसा कोई होता है, उसे 2 साल तो लगते ही हैं। तो 1 साल अपना लगाइए इस काम में कि आप अपना बेसिक मजबूत करें। 1 वर्ष में आप अपनी एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं जो आपने खरीदी हुई हैं उन सारी बुक्स को एक साथ रीडिंग लगाते हुए चले जाइए और अपनी पेन से टिक लगाते हुए, लाइन अंडरलाइन करते हुए आराम से पढ़ते जाइए। आप ये मत सोचिए कि आपको याद क्या रह रहा है या क्या याद आप नहीं कर पा रहे हैं या क्या समझ में नहीं आया। बस एक सिरे से थोड़ा सा समझना तो पड़ेगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ये कहानी है, ये क्या कह रहे हैं, ये बुक्स हमसे क्या कहना चाह रही है। तो आप एक लाइन अंडरलाइन करते हुए एक सिरे से अंत तक पूरे 1 वर्ष के दौरान जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी सारी बुक्स की रीडिंग कर जाइए। और उसके बाद जो अगले 6 महीने आए उन 6 महीने में आप आईएएस के मेंस के क्वेश्चन पेपर को उठाइए और उसमें देखिए कि क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, उन्हें पूछने का तरीका क्या है, उसमें किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस किया जाता है ना। तो आप उन क्वेश्चंस को की राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। राइटिंग प्रैक्टिस एक ऐसी चीज़ है जो किसी के बताने से नहीं आती, बल्कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे वो धीरे धीरे आप अपने आप ही देखेंगे कि आपकी राइटिंग में खुद ब खुद इम्प्रूव हो रहा है। और ये काम में लगभग 15-20 दिन बाद आपको इम्प्रूव दिखने लगता है। लेकिन धैर्य से आप बस राइटिंग करते जाइए, जो पूछा गया है उसके बारे में थोड़ा सोचिए। आप ऐसा कर सकते हैं कि अपने किसी टीचर से या किसी भी जिसे आप जानते हैं जो आईएएस की प्रिपरेशन पहले कर चुका है, जिसने मेंस दिया हो या इंटरव्यू दिया हो, तो आप उससे थोड़ा सा गाइडेंस ले सकते हैं। वरना आप ये सोचिए कि आईएएस में सबसे ज़रूरी बात है वो है सेल्फ रीडिंग, या आप कह सकते हो सेल्फ स्टडी। अगर कोई पूरी तरह कोचिंग पर निर्भर रहना चाहता है और सोचता है कि वो अच्छी कोचिंग ज्वाइन करे, 1.5-2 लाख रुपए जमा करे और वो सोचे कि मैं एक बड़ी कोचिंग में एडमिशन लेके आईएएस क्वालिफाई कर लूँगा, तो मुझे लगता है ये उसकी बड़ी भूल है। क्योंकि आप ये सोचिए कि हर साल जो परीक्षा होती है आप उसमें देखना कि जो कोचिंग में पढ़ाया जाता है उसमें बहुत कम ऐसा होता है कि उस कोचिंग की पढ़ाई हुई चीज़ें आपको एग्जाम में रखी मिल जाए। आप ज़्यादातर वो पेपर वहाँ पर जाके अपने सेंस ऑफ ह्यूमर और आप अपने कॉमन सेंस के बेस पे करते हैं, और आपको जो कुछ पिछले 2-3 सालों में जो आपने पढ़ा है उसके आधार पर करते हैं, और विशेष तौर से सेल्फ स्टडी जो की है उसके आधार पर। तो सबसे पहले मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है, आप उनकी लिस्ट बना लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 वर्ष के दौरान आपको एनसीईआरटी की कौन सी बुक्स पढ़नी है। तो सबसे पहले थोड़ा सा इंटरेस्ट लाने के लिए आप एनसीईआरटी की एक बुक पढ़ सकते हैं जिसका नाम है भारत की खोज। भारत की खोज जो बुक है वो जवाहरलाल नेहरू की एक किताब है जिसका नाम है भारत एक खोज, उससे प्रेरित है। तो आप इस बुक को पढ़िए तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा, और आपकी भारत के विषय में, भारत के इतिहास के विषय में, भूगोल के विषय में एक समझ बनेगी। तो आप उसे पढ़िए। ये शुरुआती बुक है। आप ऐसे सोच सकते हैं कि जैसे आप 6ठे 7वें 8वें की कोई किताब पढ़ रहे हैं, बहुत आराम से इस बुक को पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी की बुक है। आप एनसीईआरटी की एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, उसमें आपको ये सारी बुक्स मिल जाएंगी जो मैं बोलने वाला हूँ। तो दूसरी बात, फिर सबसे पहले हम बात करते हैं कि एनसीईआरटी की इतिहास की यानी कि हिस्ट्री की किताब कौन सी पढ़ें। हाँ, एक और बात मैं बता दूं आपको कि हम जीएस की बात कर रहे हैं इस सेशन में। आगे हम किसी और सेशन में सीसेट की बात करेंगे, लेकिन फिलहाल केवल जनरल स्टडी जीएस की बात कर रहे हैं, जिसके आधार पर प्रीलिम्स में आपकी मेरिट बनती है और आप मेंस के लिए क्वालिफाई होते हैं। लेकिन जो सीसेट है वो केवल क्वालिफाइंग पेपर है। अगर सीसेट आपने क्वालिफाई कर लिया, 33% आप उसमें ले आए, तो आपका जीएस का पेपर चेक होता है। तो जीएस की हम बात कर रहे हैं स्पेशली, क्योंकि जीएस ज़्यादा जरूरी है आईएएस के प्रीलिम्स के लिए। तो जीएस में आप सबसे पहले हिस्ट्री को देखिए। हिस्ट्री में आपको जो बुक लेनी है उसमें आपको ओल्ड एनसीईआरटी यानी कि जो पुरानी एनसीईआरटी हैं जो 2011 से पहले चलती थी, उन एनसीईआरटी को आप खरीदिए। ये एनसीईआरटी आपको दिल्ली में मुखर्जी नगर में मिल जाएंगी, और ज़्यादातर एनसीईआरटी आपको फोटो स्टेट मिलेंगी, यानी कि जीरोक्स करा सकते हैं आप उन्हें। तो आप वो फोटो स्टेट एनसीईआरटी ले लीजिए। और 3 एनसीईआरटी होंगी, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो प्राचीन इतिहास आर एस शर्मा की है, मध्यकालीन इतिहास सतीश चंद्रा की है, और जो आधुनिक इतिहास है वो बिपिन चंद्रा की बुक है। तो इन तीनों राइटर्स की ये 3 एनसीईआरटी ले लीजिए। उसके बाद इन्हें पढ़ने के बाद फिर जो अब न्यू एनसीईआरटी हैं, है ना, फर्स्ट ईयर और इंटर में आती हैं, वो फर्स्ट ईयर इंटर में जो एनसीईआरटी आती हैं इतिहास की, आप उन्हें ले लीजिए। उसके बाद
ज्योग्राफी की बात करते हैं तो ज्योग्राफी में आप 7th क्लास की एक एनसीईआरटी आती है जिसका नाम है हमारा पर्यावरण। बहुत ही बेसिक बुक है, पढ़ना चाहिए। जो टेट, सी टेट, यूपी टेट और सुपर टेट की तैयारी करते हैं वो भी पढ़ते हैं, और एक आईएएस के एस्पिरेंट्स को भी ये बुक पढ़नी चाहिए। तो 7th क्लास की हमारा पर्यावरण। एक 8th क्लास की एक बुक है जिसका नाम है संसाधन एवं विकास। तो संसाधन एवं विकास ये भी ज्योग्राफी की बुक है जो आपको पढ़नी चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 6th क्लास की एक एनसीईआरटी और है जो मैं बताना भूल गया, उसका नाम है पृथ्वी हमारा आवास। ये भी बहुत अच्छी बुक है और बहुत ही पतली सी बुक है। आप उसे मुझे लगता है 2-3 दिन में उस बुक को ख़त्म कर सकते हैं। आप देखिए एनसीईआरटी को यही अच्छी बात है कि आप कुछ ही टाइम में वो बुक्स को पूरा कर सकते हैं। 2-3 दिन के अंदर 6th, 7th, 8th क्लास की एनसीईआरटी को 2-2, 3-3 दिन के अंतराल से आप पूरा कर सकते हैं। उसके बाद देखिए फिर 9th क्लास की एनसीईआरटी है जिसका नाम है समकालीन भारत। 10th क्लास की एक एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की जिसका नाम है समकालीन भारत भाग 2। 11th क्लास की एक एनसीईआरटी है जिसका नाम है भारत भौतिक पर्यावरण। ठीक है। 12th क्लास की एक एनसीईआरटी जिसका नाम है भारत लोक व अर्थव्यवस्था। उसके बाद हम पॉलिटी पे आते हैं तो पॉलिटी की 6th क्लास की एनसीईआरटी जिसका नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। इसी नाम से 7th और 8th की एनसीईआरटी भी हैं और उनका नाम भी सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन है। 9th क्लास की एनसीईआरटी का नाम चेंज है और उसका नाम है लोकतांत्रिक राजनीति, और 10th क्लास की एनसीईआरटी का नाम भी लोकतांत्रिक राजनीति है। अब पॉलिटी की आपको 11th और 12th की बुक लेने की आवश्यकता नहीं है, बस 6th to 10th की बुक मैंने आपको बताई पॉलिटी के लिए, वो आप पढ़िए। इकोनॉमिक्स में आपको 10th क्लास की एक एनसीईआरटी है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसका नाम है आर्थिक विकास की समझ। 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ के आपको ये समझ में आएगा कि भारत की अर्थव्यवस्था का विकास कैसे कैसे हुआ है, अंग्रेजों के टाइम पे हमारी अर्थव्यवस्था कैसे काम करती थी और आज़ादी के बाद हमारी अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है, 1991-92 के बाद हमारी अर्थव्यवस्था में क्या चेंज हुआ है। ये सब चीज़ें आपको, उदारीकरण है ना, वैश्वीकरण, ये सब चीज़ें आपको 11th क्लास की एनसीईआरटी में मिलेंगी जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। ये बहुत महत्वपूर्ण बुक है 11th क्लास की एनसीईआरटी, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। फिर उसके बाद 12th क्लास की एनसीईआरटी है, आप चाहे तो इसे पढ़ लें चाहे तो ना पढ़ें तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 10th और 11th की एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर पढ़नी है आपको। 12th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसका नाम है समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स हैं। ये 12th क्लास की एनसीईआरटी है, तो इन्हें आप बाद में ही पढ़ें तो जो बेहतर है, क्योंकि शुरू में मुझे लगता नहीं कि आपको ये बुक थोड़ी समझ में आ पाएगी। तो आप 10th और 11th वाली एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स की जरूर पढ़ लें। तो ये इकोनॉमिक्स, ये एनसीईआरटी की बुक्स थी जो आपको पढ़नी है। देखो एनसीईआरटी की बुक्स तो आप जो भी मिले है ना, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री कोई बुक मिल रही है तो आप वो भी पढ़ लें, जितनी मिले उतनी कम है, पढ़ सकते हैं। लेकिन जो मैंने आपको बताई हैं ये मस्ट हैं, ये आपको पढ़नी ही चाहिए, ज़रूरी हैं। आपको कभी ना कभी पढ़ने के लिए कोई ना कोई सलाह ज़रूर देगा इन बुक्स के बारे में जो मैंने आपको बताई हैं। आप इन्हें अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, जिससे कि आपको दुकान पर जब जाएँ मार्केट में तो आप बताने में आसानी रहे कि इस नाम की ये बुक है, इस क्लास की है, और इसे आप नेट पर भी सर्च करके देख सकते हैं कि ये किताब किस तरह की दिखती है। उसके बाद देखो फिर हम आईएएस के सिलेबस की बात करते हैं। तो सिलेबस में कुल मिलाकर सिलेबस को हमने 7 भागों में डिवाइड किया है। वैसे ज़्यादा पार्ट में डिवाइड है, लेकिन हमने उसे अपने सरल समझने के लिए 7 भागों में डिवाइड किया है। और उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको फिर कुछ रेफरेंस बुक बताऊंगा जो बुक्स आपको लेनी है। तो पहले एनसीईआरटी खरीदेंगे आप, 1 साल तक एनसीईआरटी का अध्ययन करें, और उसके बाद है ना, हो सकता है कोई जल्दी कर ले, कोई 6 महीने के अंदर सारी एनसीईआरटी पढ़ डाले। तो उसके बाद जो आपको बुक पढ़नी है वो हम बात करने वाले हैं अब, कि आपको और कौन सी बुक्स पढ़नी है जो ग्रेजुएशन लेवल की होती हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की होती हैं वो। तो सबसे पहले देखो सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे पहला टॉपिक है आपका राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मैथ की घटनाएं। तो राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मैथ की घटनाओं का मतलब है कि आपको करंट अफेयर्स देखना है, और करंट अफेयर्स के लिए आप कोई भी एक मैगजीन, जो मंथली मैगजीन आती हो उसे पढ़ें। आप इसमें कोई भी ले सकते हैं, दृष्टि ले सकते हैं, प्रतियोगिता दर्पण ले सकते हैं, क्रॉनिकल ले सकते हैं। वैसे ज़्यादा ऑथेंटिकेशन जो मैगजीन का है वो है प्रतियोगिता दर्पण का, तो मुझे लगता है वो सतही तौर पर थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए वो ज़्यादा ठीक है, ये ऐसा मेरा मानना है। उसके बाद आप एक न्यूज़पेपर कोई भी, जैसे दैनिक भास्कर कोई न्यूज़पेपर ले सकता है, किसी की अगर इंग्लिश अच्छी है तो वह द हिंदू या टाइम्स ऑफ इंडिया लगाए। तो इन एक न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालें डेली। उसके बाद एक बुक आती है जिसका नाम है भारत। तो जैसे भारत 2021 चल रहा तो आपको भारत 2021 के नाम से मिलेगी। 2022 मार्च तक आ जाएगी, वो मार्च या फरवरी तक आ जाती है बुक, वो ज़्यादा ज़्यादा कभी कभी अप्रैल भी हो जाता है। भारत 2022 के नाम से एक बुक ले लेंगे आप, तो हर साल भारत इंडिया के नाम से बुक आती है, इंडिया इंग्लिश में और हिंदी में भारत, और जो सन होती है जिस साल आप लेंगे वो साल का नंबर पड़ा होगा। तो 2021 2022 इस तरीके से। तो भारत 2022
अगले साल के लिए, अगले एग्जाम के लिए आप ले सकते हैं। तो ये बुक बड़ी ज़रूरी है। इस बुक को पढ़ने में बहुत ही नीरसता आएगी, आपको बहुत ही अटपटा लगेगा, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आएगा पढ़ने में, लेकिन आप विश्वास मानिए कि इस बुक को आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आप इस बुक को पढ़िए। और देखो, मैंने देखा है जब मैं सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहा था तो मैंने देखा कि लोग जो है इसके शॉर्टकट बहुत खरीदते हैं। कई लोग भारत 2021 या भारत 2022 के नाम से जो बुक मार्केट में आ रही है, जो सरकार के द्वारा लॉन्च की जा रही है, उस बुक का सार ले लेते हैं कि सार गर्भित कोई किसी ने कुंजी बना दी उसकी और वही खरीद ली, है ना। कोचिंग वाले बना देते हैं कई बार। तो जो छोटे रूप होते हैं, मुझे लगता है आईएएस के लिए बहुत ही बेकार होते हैं। आईएएस की परीक्षा के लिए आपको ये छोटे रूप या ये कुंजियाँ या शॉर्टकट बिल्कुल नहीं अपनाने चाहिए। आपको ये बुक पढ़नी है, डिटेल में ही पढ़नी है। बस पढ़ने से ही आपका जो माइंड सेट होगा, जो आपकी समझ विकसित होगी हर चीज़ के बारे में, वही आपका वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कराएगी। ये एक प्रकार का जादू है। आपको लगेगा ही नहीं कि आपने भारत 2021 या 2022 से आपने कुछ नई नई चीज़ें निकाल ली या कोई फैक्ट मिले हैं आपको, लेकिन आपकी समझ इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। आईएएस के जो लेंदी क्वेश्चन होते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और उन क्वेश्चंस का सही आंसर ढूंढ पाने में सक्षम होंगे। तो इसलिए उस बुक को आप पढ़ें। कुछ टॉपिक आप निकाल सकते हैं, उस टॉपिक को बार बार पढ़ें, है ना। तो लगभग 1 महीने का टाइम लगता है उस बुक को पढ़ने में। उसके बाद देखो, फिर इकोनॉमिक सर्वे हर साल का, जिस साल आप एग्जाम दे रहे हो उस साल का इकोनॉमिक सर्वे जरूर पढ़ें। बजट उस साल का, उसे अच्छे से पढ़ें। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। और अगर कोई भारत सरकार की तरफ से कोई नई रिकमेंडेशन आ रही है, कोई जैसे भी शिक्षा नीति आई थी, तो शिक्षा नीति बहुत ज़रूरी है। कोई स्वास्थ्य नीति अगर प्रस्तुत की जा रही है भारत सरकार की तरफ से, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो जो नई नई चीज़ें भारत सरकार की तरफ से लागू की जा रही हैं, रिकमेंडेशन की जा रही है किसी कमेटी के द्वारा, उसे आप करंट अफेयर्स में बहुत महत्वपूर्ण तरीके से पढ़ें। तो करंट अफेयर्स को इस तरीके से करें। उसके बाद भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन के लिए आपको 3 बुक खरीदनी है, जिनमें एक बुक का नाम है आर एस शर्मा की प्राचीन इतिहास, दूसरी है सतीश चंद्रा की मध्यकालीन इतिहास, और फिर बिपिन चंद्रा की आधुनिक इतिहास। 3 बुक हर एक आईएएस की प्रिपरेशन करने वाले के लिए ज़रूरी होती हैं। 3 बुक जरूर पढ़ें। कई बार बच्चे स्पेक्ट्रम खरीद लेते हैं, जो कि एक शॉर्टकट है मेरे हिसाब से। अगर आप इन 3 बुक्स को पढ़ेंगे या इस तरह से जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे पढ़ेंगे, तो आपकी जो तैयारी होगी वो मेंस के लिहाज से भी अच्छी होगी। आपको कोचिंग में जाके बार बार नोट्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसलिए बुक्स जो है ना, बेस मजबूत करने के लिए बड़ी ज़रूरी होती हैं। एनसीईआरटी हो चाहे ये वाली बुक्स हो। तो आर एस शर्मा, सतीश चंद्रा और बिपिन चंद्रा की तीनों, प्राचीन, मध्य और साथ ही साथ आधुनिक इतिहास। और अगर आप पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 3 और बुक आपको लेनी पड़ेंगी, जो एसके पांडे की बुक आती हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास की। तो ये 6 बुक हो गई। तो बुक ज़्यादा है, लेकिन आप सोचिए कि जब आप एक बार प्रिपरेशन करते हैं तो आपको ये बुक बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं लगेंगी। आप खुद ब खुद आपको अच्छा लगेगा, आप पढ़ेंगे। और जब आप ऐसी तैयारी करते हैं तो आप आईएएस बनने के ज़्यादा करीब होते हैं। वरना आप सोचना कि आपका वैसे भी टाइम निकलना ही है। आप पहली साल लगेगा कि अरे ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, पता चला पहली साल निकल जाएगी ऐसे। फिर दूसरी साल आपको लगेगा कि ये वाली बुक पढ़ लेनी चाहिए, तो दूसरी साल आपने वो बुक पढ़ी। फिर तीसरी साल आपको लगेगा कि ये वाली भी पढ़ लेनी चाहिए। तो वैसे भी टाइम जाना, तो इसलिए शुरुआत में ही अच्छे से करो। शुरुआत ऐसी करो कि आपका बेस इतना अच्छा हो जाए कि जब आप किसी टॉपिक के बारे में सोचें, बोलें, समझें, तो आपको वो तुरंत समझ में आ जाए। उसके बाद तीसरा टॉपिक है भारत व विश्व का भूगोल, भौतिक, सामाजिक व आर्थिक। यानी कि भौतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, आर्थिक भूगोल। इसके लिए आप माजिद हुसैन साहब की एक बुक ले सकते हैं। तो माजिद हुसैन साहब की बुक लीजिए, और साथ ही साथ एटलस जरूर लीजिए। एटलस हर एक प्रिपरेशन करने वाले को, चाहे भले ही वो वनडे एग्जाम की तैयारी करता हो, सबके लिए एटलस बहुत महत्वपूर्ण है। तो एटलस लीजिए, और साथ ही साथ जो मैंने एनसीईआरटी बताई थी वो, और इसके अलावा माजिद हुसैन की बुक, इससे आपका काम चल जाएगा। उसके बाद पॉलिटी के लिए एक ही बुक है जिसका नाम है लक्ष्मीकांत, और एक बेयर एक्ट आता है। बेयर एक्ट का मतलब है कि जो हमारा जो संविधान है उसकी कॉपी है बेयर एक्ट, जिसमें सारे आर्टिकल, सारे पार्ट संविधान के और संविधान की सारी अनुसूचियां सब लिखी हुई हैं। तो आर्टिकल बाय आर्टिकल पढ़ने के लिए आप बेयर एक्ट ले सकते हैं। और लक्ष्मीकांत की एक काफ़ी मोटी बुक आती है, उसे ले लीजिए। बहुत अच्छी बुक है, आज आसानी समझ में आएगा। अगर कोई उस बुक को पढ़ लेता है और एनसीईआरटी जो मैंने बताई है वो पढ़ लेता है, तो उसकी पॉलिटी की तैयारी पूरी है। और अगर आप पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ये कर सकते हैं कि आप एक परीक्षा वाणी की एक बुक ले सकते हैं। जो पॉलिटी की बुक आती है परीक्षा वाणी की, उसे ले सकते हैं। मतलब फैक्चुअल जानकारी के लिए, आप थोड़ा फैक्ट ज़्यादा इकट्ठा करने के लिए आप एक परीक्षा वाणी की बुक को भी ले सकते हैं। उसके बाद देखो पर्यावरण के लिए, तो पर्यावरण के लिए स्पेक्ट्रम का कोई भी पर्यावरण से संबंधित कोई भी बुक आप खरीद लीजिए। वरना दृष्टि या परीक्षा वाणी की भी
बुक आती हैं जो पर्यावरण को लेकर होती हैं, स्पेशल पर्यावरण के लिए ही होती हैं। और वैसे जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं या जो आपने ज्योग्राफी पढ़ा, उस ज्योग्राफी में भी पर्यावरण का काफ़ी हद तक हिस्सेदारी रहती है, यानी कि पर्यावरण काफ़ी हद तक ज्योग्राफी में भी तैयार होता है। तो लेकिन फिर भी एक अलग से एक बुक आप ले सकते हैं, चाहे दृष्टि की, चाहे तो स्पेक्ट्रम की, और चाहे तो परीक्षावाड़ी की, कोई भी एक बुक। और इसके अलावा वो ज्योग्राफी में आप पढ़ेंगे वो भी काम आएगा। उसके बाद देखो सामान्य विज्ञान के लिए केवल एनसीईआरटी खरीदें सामान्य विज्ञान के लिए, और प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी के लिए आप करंट अफेयर्स में जो पढ़ रहे हैं, जैसे आपने करंट अफेयर्स में अभी पढ़ा था, आपने सुना होगा कि पेगासस एक नया सॉफ्टवेयर है ना, नया तो नहीं है, पुराना है काफ़ी, जिसके द्वारा देशों के राष्ट्राध्यक्षों की या बहुत सारे नागरिकों की जासूसी कराई जा रही है। तो पेगासस क्या है, कैसे काम करता है ना, किस कंपनी ने बनाया, तो ये टेक्नोलॉजी में आपका क्वेश्चन इस तरह का हो सकता है पेगासस से रिलेटेड। तो जो टेक्नोलॉजी है वो करंट अफेयर्स बेस्ड है, और जो साइंस है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो है, जो कि एनसीईआरटी आप हाई स्कूल तक की पढ़ें, अगर ज़रूरत पड़े तो आप फर्स्ट ईयर इंटर की भी देख सकते हैं। लेकिन जो आर्ट साइड बैकग्राउंड के बच्चे हैं उन्हें कोशिश करनी चाहिए पहले हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स पर। और 100 नंबर में से वैसे भी 100 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं, 100 नंबर में से अगर आप 100 क्वेश्चन में से अगर आप केवल 60 किसी तरीके से काट पीट के 60 या 55 भी सही कर दिए अगर आपने, तो आईएएस का प्रीलिम्स आपका कोई नहीं रोक सकता, आप आईएएस का प्रीलिम्स निकाल लेंगे। आप सोचिए कि 55 क्वेश्चन सही करने पर काट पीट के भी ना आपका सिलेक्शन पक्का है, हो जाएगा। कई बार तो 52, 51, 50 पे भी हुआ है, कई बार 48 तक पे भी हुआ है। तो फिर भी रिस्क नहीं लेना है तो 60 तक आप कर लें, तो मुझे लगता है इसका प्रीलिम्स 100% क्वालिफाई करेंगे आप, और मेंस के लिए आप प्रिपेयर हो जाएंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपको बताया कि शुरुआत कैसे करें। बाकी देखो हमारा जो चैनल का, टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। इसके अलावा भी आप हमारे यूट्यूब चैनल है, मेरे ही नाम से है, गौरव यादव सर के को आप सर्च करेंगे अगर यूट्यूब पे तो मिल जाएगा आपको। तो आप उसे चैनल को ज्वाइन कर लें, तो आपको ये जानकारी अगर आप चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कोई और जानकारी चाहिए आपको आईएएस से संबंधित तो मैं आपको बता सकता हूँ, है ना। इसके अलावा शुरुआत आपको ऐसे ही करनी है। तो ये जो हमारा वीडियो है स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए है जो बिल्कुल अब शुरुआत कर रहे हैं, जो बिल्कुल अभी इंटर या ग्रेजुएशन करने के बाद आईएएस के बारे में सोच रहे हैं, तो वो अपना बेसिक मजबूत करें। 1 साल की प्रिपरेशन वो इसी तरीके से करें जैसे मैं बता रहा हूँ, उसके बाद वो खुद ही इतने समझदार हो जाएंगे कि उन्हें समझ आने लगेगा कि आगे की तैयारी कैसे की जाए। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा कोई भी सवाल आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब कमेंट बॉक्स में ही नीचे रिप्लाई करके दे दूंगा। आज के लिए इतना ही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखने के लिए। जय हिंद।